नमस्कार, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल @PK Science 59 में। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 की साइंस में आपको पढ़ाऊँगा पहला चैप्टर जिसका नाम है हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। किन्हीं दो पदार्थों के कणों के अंतराण्विक आबंध आपस में मिलकर किन्हीं दो पदार्थों के कणों के अंतराण्विक आबंध मतलब बेटा जो अंदर अणुओं के पदार्थों के कणों के अंदर जो कणों में जो अणु होते हैं अंतराण्विक आबंध होते हैं, बंध बनाने की शक्ति रखते हैं, टूटने में और दूसरे में मिलने की शक्ति रखती हैं, आपस में क्रिया करके नए युग्म का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को रसायन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बात करते हैं समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में यहाँ पे बात करते हैं बेटा समीकरण की। समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई किन्हीं दो पदार्थों के मध्य, तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में इसकी परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो समझ में आया बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं। जैसे अभी आपको एक उदाहरण देंगे, उस उदाहरण में हम देखेंगे कि यदि कोई अभिक्रिया हुई है तो उसको छोटे फॉर्म में लिखना, उसको शब्दों के रूप में लिखना। संक्षिप्त रूप का मतलब शब्द के रूप में लिखना, या फिर एक चीज़ और लिख सकते हो यहाँ पे कि शब्द के रूप में लिखने को
शब्दों इतना ही सही है बेटा, ऐसे ही लिख लेना। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया जो बनती है, जो लिखा जा सकता है, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो बिना टाइम गंवाते हुए आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं एक प्रयोग की। तो सर्वप्रथम एक प्रयोग करने के लिए देखते हैं बेटा हम। सर्वप्रथम हमने क्या किया, यहाँ पे एक मोमबत्ती को ले लिया है। ये एक मोमबत्ती को लिया जो जल रही है, जलती हुई मोमबत्ती को लिया, और बाहर इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन एक ले लिया, जिसको हमने चिमटे द्वारा बाहर से पकड़ रखा है। ठीक, और ये हो गया हमारा चिमटा पकड़ने का। ये मोमबत्ती हो गई है बेटा। और इसके जस्ट नीचे एक कांच का एक ऐसा पात्र रखते हैं जिसमें सभी जल करके जो राख इकट्ठी हो, इसकी जो अवशोषित कण इकट्ठी हो, उनके लिए रख लेते हैं। इसको हम वाच ग्लास कहते हैं। वाच कांच, ये हो गई हमारी मोमबत्ती। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम रिबन। ये पकड़ने का चिमटा भी हो गया बेटा। तो हम किसी भी मैग्नीशियम रिबन को, एक मैग्नीशियम रिबन को कांच हम मोमबत्ती से जलाते हैं, और वो ऑक्सीजन की आर्द्रता में होता है। ऑक्सीजन की आर्द्रता में किसी मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती में जलाया जाता है तो वहाँ पर हमको जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है बेटा। तो यहाँ पे देखा गया जब ये रिबन जल के समाप्त हुआ तो ये जो कण निकल के आए ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के कण हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हमने देखा क्या कि एक प्रयोग में देखा है बेटा कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया, एक मोमबत्ती ली गई और उसको वायु की आर्द्रता में वायु के सापेक्ष गर्म किया गया। और जब वायु के सापेक्ष गर्म करते हैं बेटा तो एक कुछ अशुद्धियाँ, कुछ टूट करके जली हुई राख हमें प्राप्त होती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। वाच ग्लास में इकट्ठा किया, बाद में उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस पूरे रूप को, इस पूरे समीकरण को यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे इसको लिख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन, मैग्नीशियम का दहन। ठीक, मैग्नीशियम का दहन ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने देखा है बेटा। अब इसको एक, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन, एक मोमबत्ती, एक वाच ग्लास लिया। इसी को छोटे रूप में लिखने का क्रम जो होता है, इसी को जो छोटे रूप में लिखा जाता है वही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। देखो अब हमारा होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो देखो बेटा, अब हम यदि इसमें लिखना चाहें तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई वो लिखेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिख सकते हैं, हम मोमबत्ती को छोड़ करके हम सीधा लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया बेटा। मैग्नीशियम लिया प्लस यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिया बेटा। और इसको देखिए ये एरो हो गई, ऐसे करके यहाँ लिख लेते हैं इसलिए नीचे लगा दिया।
मतलब एरो सीधी होती है, लेकिन हम आपको नीचे लगा के बताते हैं जगह कम होने के कारण। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने देखा बेटा रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की आर्द्रता में गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस पूरे प्रयोग को हमने बहुत छोटे रूप में लिख दिया। इस छोटे रूप में लिखने को, इस संक्षिप्त रूप में लिखने को ही कहा जाता है क्या? रासायनिक समीकरण। अब आगे चलते हैं। अब रासायनिक समीकरण का लिखना यहीं पे लिख देते हैं आपको। तो बेटा हम इस रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? इसके लिखने के लिए देखो अब बिल्कुल विस्तार से लिखाते हैं, एक एक चीज़ को बताते हैं आपको बेटा। मैं इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, जो पहले लिखा होता है, तीर के पहले जो होता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और तीर के बाद में जो होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अब देखो बेटा, ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक, एक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वो सभी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक क्या होता है बेटा? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं होती है उसमें भाग लेते हैं बेटा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको कहा जाता है अभिकारक। और हमारे उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद देखो, उत्पाद क्या होता है? उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में प्राप्त होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर, रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने पर जो प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था क्या क्या? मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन, जो और ये क्या था? जो हमारी मोमबत्ती थे बेटा, इसको हम कह सकते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ये केवल जला रही थी। उत्प्रेरक का मतलब सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बस अपनी उपस्थिति दर्शाता है। ये केवल जला रहा था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आर्द्रता में जल रहा था, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन भाग ले रहा था और प्राप्त क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ? और एक चीज़ और याद रखना, जो रासायनिक जो कैटलिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, वो सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, अपनी उपस्थिति तो दर्शाते हैं, किंतु उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है। अब एक चीज़ और है, यदि अभिकारक ही बेटा लिखने हैं, अभिकारक एक से अधिक होते हैं। जब अभिकारक एक से अधिक होंगे तो A+A के रूप में होंगे या A+B होंगे, और उत्पाद जो बनेंगे बेटा, जो उत्पाद एक से अधिक होंगे तो A+B। मतलब एक अभिकारक है तो कोई बात नहीं, एक ही है। यदि एक से अधिक दो अभिकारक होते हैं बेटा, तो A और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। जैसे A और B दो अभिकारक हैं तो A+B।
दो अभिकारक हुए और उत्पाद यदि दो बनते हैं बेटा तो A प्लस B दो उत्पाद बनते हैं तो दोनों के मध्य में धन का चिन्ह लगा करके, प्लस का चिन्ह लगा करके लिखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा क्या इस प्रकार से लिख करके हम रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छा छोटा लिख सकते हैं? तो बात आई जबकि और अच्छा छोटा लिखने के लिए, और कम शब्दों में लिखने के लिए हमने इनके तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया। इसको बताते हैं आगे चल के। किसी को नोट करना है नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम बेटा। अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं बेटा कि जो हमने लिखा, ये लिखा हुआ था ना हमारा मैग्नीशियम प्लस हिस्सा है बेटा प्लस ऑक्सीजन, और हमें प्राप्त क्या हो रहा था? प्राप्त हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था। तो इसको बोला गया कि जब रासायनिक समीकरण में और सूक्ष्म रूप में लिखना, तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखना होता है और सूक्ष्म रूप में लिखना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की आर्द्रता में जब जलाया जाता है तो वहाँ पे हमको MgO प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हो गया और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। अब जब इतना संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है तो अब इसमें से हम रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। और अब हम आपको बताते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। बेटा जो संतुलित समीकरण होता है, पहली बात तो संतुलित कैसा होता है? संतुलित क्या होता है? संतुलित का मतलब होता है बराबर, किसी भी प्रकार में ना कम ना ज़्यादा, किसी में कम भी नहीं और किसी में ज़्यादा भी नहीं। तो संतुलित में इसमें क्या देखा गया? इसमें हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित क्या होगा, रासायनिक समीकरण में संतुलित क्या होगा। तो अभिकारक और उत्पाद जो संतुलित होते हैं, समान होते हैं, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव या तत्व कम या ज़्यादा नहीं होता है, उसको बोला जाता है संतुलित। मतलब यदि एक हम समीकरण आपको लिख के दे दें कि यहाँ पे Fe आयरन का जो हमारा क्रिया हुई वो क्या हुई? ये जल के साथ में होती है, और जब जल की नमी के साथ में होती है, वसा या नमी के साथ में बेटा होती है, तो हमें प्राप्त होता है Fe3O4 प्लस H2 गैस। ये एक हमने समीकरण लिया, क्या था? FeH2O, Fe3O4 और H2O, ऐसा एक समीकरण प्राप्त होता है। तो बेटा हम देखते क्या है कि दोनों तरफ इनमें से जो इनके तत्वों की संख्या है वो बराबर नहीं है, आखिर संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है कैसे पता चला? देखो इधर Fe3 है, इधर 3 है, इधर 1 ही है, इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 इधर भी है, किंतु इधर ऑक्सीजन 4 है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही है। तो बेटा इनको संतुलित करना क्या होता है? तो इनको संतुलित करने के लिए हम एक अभिक्रिया का क्या कर, हिंड एंड ट्रायल अभिक्रिया का रुको बेटा, ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले सर्वप्रथम पहले स्टेप में क्या करते हैं बेटा? स्टेप वाइज उनको क्लियर करते हैं। पहले स्टेप में जितने भी तत्व हैं
तत्वों को या यौगिकों को, तत्वों की जगह यौगिक और अच्छा रहेगा बेटा, यौगिकों को कर लेते हैं, बहुत अच्छा नजर आएगा। तत्वों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। जो कुछ भी यौगिक हमारे पास हैं Fe, H2O और इनके रासायनिक अभिक्रिया के बाद में पता चलता है Fe3O4 और इनके बीच में हो गया हमारा H2O। इनको सबको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं बेटा। क्यों बंद करते हैं ये भी बताता हूँ। सर्वप्रथम इनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। इनको बॉक्स में बंद करने का कारण है बेटा कि जो यौगिक लिखे हुए हैं, जो ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, तत्व लिखे हुए हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यही तो है जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो यही बताता है बेटा कि जो हमारे ये तत्व हैं जो संतुलित हैं, तो इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्यों बंद करते हैं इसके लिए देख लेते हैं बेटा। इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के द्रव्यमान में न तो कमी की जा सकती है और न ही उनमें से बढ़ोतरी की जा सकती है। कहने का मतलब वे सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, वे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनके यौगिकों में किसी भी प्रकार के द्रव्यमान की कोई कमी नहीं की जाती। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालन के लिए हम रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। क्योंकि यदि कम ज़्यादा होंगे बेटा तो वो संतुलित नहीं होगा, और संतुलित नहीं होगा तो उसको बताते हैं अभी क्या, कंकाली समीकरण कहते हैं। वे सभी समीकरण जो संतुलित नहीं होते उनको कंकाली समीकरण कहते हैं। तो इनके लिए दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में एक सारणी बनाते हैं जिसमें लिखते हैं तत्व और फिर अभिकारकों की संख्या और दूसरी है उत्पाद की संख्या, उत्पादों की संख्या। देखो ये स्टेप में बंद कर देते हैं इनको, ये हमने बंद कर दिया। और अब देखते हैं बेटा तत्व कौन कौन से हैं। हमारे पास Fe है, हमारे पास Fe है, हमारे पास H है, हमारे पास O है। अभिकारकों की तरफ तीर से पहले लिखे हुए अभिकारकों की तरफ Fe कितना है बेटा, 1 है। दूसरे में H कितना है अभिकारकों की तरफ, H की संख्याएं कितनी है, 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1 है। जबकि उत्पाद की तरफ जाते हैं तो Fe कितना है, 3 है। और फिर H कितने हैं, और H बेटा 2 ही हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखो क्या संतुलित है, Fe एक तरफ 1 ही है, एक तरफ 3 है। तो इसके लिए हम गुणा करा देते हैं, जितने ज़्यादा हैं उससे गुणा करा देते हैं, हो गया। अब बेटा इधर 1 ही है, उधर 4 है, तो इसमें 4 का गुणा करा देंगे। अब देखो ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है अभी तो संतुलित लग रहा है। अब हमने उत्पाद की तरफ किया क्या, अभिकारक की तरफ 3 का गुणा कराया। Fe में बेटा हमने 3 का गुणा करा दिया। अब देखो गुणा करने में हम अंदर नहीं, ऐसे Fe3 नहीं लिख सकते बेटा, Fe3 नहीं लिख सकते। इसलिए हमने क्या किया, अब इसको पहले लिखने का मतलब हमने द्रव्यमान निकाला, बढ़ाया नहीं, और इसमें Fe बढ़ गया, Fe की मात्रा और बढ़ गई, ना कि Fe3 बन गया Fe4, कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, H की मात्रा समान है, जबकि O की मात्रा उत्पाद की तरफ बढ़ी हुई है बेटा। यदि हमने 4 बढ़ाया तो अब देखा कि हाइड्रोजन भी हमारे बढ़ गए, तो हमने हाइड्रोजन को भी बढ़ा दिया, 4 से गुणा करा दिया। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जब यहाँ पे 3 तो लिखा हुआ है, वो 4 लिखा हुआ है, ये तो संतुलित हो गए Fe, लेकिन अब हाइड्रोजन में नहीं समस्या आ रही, बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने 4 का गुणा करा दिया। और अब ये पूरी तरह से
संतुलित हो गया। अब जब ये रासायनिकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया तो इस जो समीकरण विधि को, इस समीकरण को संतुलित करने की विधि है, इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं बेटा हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, इस विधि को कहा जाता है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, आपको समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पीछे बैक करके आसानी से देखिएगा। अब इसके बाद में हम आपको दूसरा कुछ पढ़ाने जाते हैं जिसको हम कहते हैं